नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 की NCERT की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। NCERT की जो पाठ्यपुस्तक है उसका 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स से हमने ये टॉपिक लिया है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, व्यतिकरण कितनी प्रकार का होता है, इसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। साथ में हम यहाँ पर इसका गणितीय विश्लेषण करके कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। विद्यार्थी, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपको बता दें कि हम NCERT की पाठ्यपुस्तक के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के YouTube वीडियोज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर हैं उनके हमने तैयार कर दिए हैं, आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू तैयार कर रहे हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है। देखिए, हमने कक्षा 11 में पढ़ा है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण में हमने देखा कि जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती है तो वो आपस में मिल जाती है और एक नई तरंग बनती है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम होती है। वो मिलने के तरीके पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से तरंगें आपस में मिलती है। क्लियर? तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण की डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए कि हमारे पास में दो या दो से अधिक तरंगें होगी, एक ही दिशा में वो संचरित होनी चाहिए, उनके प्रकाश स्रोत बिल्कुल पास पास में होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, आयाम लगभग समान होना चाहिए। और जब लगभग समान आयाम वाली समान आवर्ती वाली तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती आपस में मिलती है तो एक नई तरंग का निर्माण होगा और उस नई तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम होगी तो कहीं पर न्यूनतम होगी। प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहा जाएगा? प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाएगा। एक बार मैं डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर इसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है वो जब हम समझेंगे तो व्यतिकरण की डेफिनेशन बेटर तरीके से हमें समझ में आएगी। देखिए, परिभाषा क्या है कि जब देखेंगे यहां पर, जब दो या दो से अधिक तरंगें, दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो से अधिक तरंगें जिनकी आवर्ती समान, आवर्ती कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल समान होनी चाहिए। वह आयाम लगभग समान, आयाम लगभग समान हो। आयाम क्या होना चाहिए? लगभग समान हो, एक ही दिशा में संचरित होती हुई, एक ही दिशा में संचरित होती हुई, एक ही दिशा में संचरित हो रही है, एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, अध्यारोपित होती है। एक ही दिशा में संचरित होती हुई क्या हो रही है? अध्यारोपित। इस अध्यारोपित होने का मतलब आपस में मिल रही है। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। तो नई तरंग का निर्माण होगा, नई तरंग का निर्माण होता है जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम, कहीं पर अधिकतम व कहीं पर न्यूनतम होती है, कहीं पर न्यूनतम, कहीं पर अधिकतम आ गया है, अब आएगा न्यूनतम, कहीं पर न्यूनतम
होती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण। इस घटना को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर? यह है प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा। अब देखिए, इसको हम समझेंगे आराम से कि हम क्या ले सकते हैं। दो तरंगे ले सकते हैं, दो से अधिक तरंगे भी ले सकते हैं। प्रकाश तरंगे होगी। और जो हाइगेन है वो ये कहता है कि जो प्रकाश है वो अंधेरी तरंगों के रूप में संचरित होता है, और व्यतिकरण की जो घटना है वो हाइगेन के तरंग सिद्धांत से ही हम यहां पर समझते हैं। तो दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवर्ती क्या होनी चाहिए? समान। आवर्ती सभी तरंगों की एकदम समान होनी चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना घटित होगी। साथ में दूसरी कंडीशन क्या है? आयाम लगभग समान होना चाहिए। आयाम भी उनका क्या होना चाहिए? लगभग समान होना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन, एक ही दिशा में संचरित होती हुई। तीसरी कंडीशन क्या है? जब वो आपस में मिलेगी कब? जब वो एक ही दिशा में संचरित हो रही है। तो जब वो एक ही दिशा में संचरित होती है तो उन सब के आपस में मिलने से एक नई तरंग बनेगी, और उस नई तरंग की जो तीव्रता है वो कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर? चलिए, मैं वो जो सारी कंडीशंस व्यतिकरण के लिए आवश्यक है वो आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी है? आवश्यक शर्तें देखिए, मैं शॉर्ट में यहां पर पुट कर रहा हूं कि सभी प्रकाश तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। जो भी तरंगें अध्यारोपित होती है, आपस में मिलती है, उनकी आवर्ती क्या होनी चाहिए? समान। तो सभी प्रकाश तरंगों की आवर्ती क्या होनी चाहिए? समान। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। आवर्ती सभी तरंगों की क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है? आयाम लगभग समान। आयाम क्या होना चाहिए? लगभग समान होना चाहिए। यदि आयाम लगभग समान है तो ही व्यतिकरण की जो घटना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। क्लियर? तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो तरंगें उत्सर्जित हो रही है, आपस में मिल रही है, वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। एक वर्णी का मतलब है एक ही रंग की होनी चाहिए। एक वर्णी यदि प्रकाश तरंग है तो उनकी तरंग धैर्य समान होगी। उनकी तरंग धैर्य क्या होगी? समान। तो तीसरी कंडीशन क्या है? सभी जो प्रकाश तरंगे हैं वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। बताओ, ये कंडीशन समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? इसी में ही मैं पुट कर देता हूं कि सभी तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो समान होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य है वो क्या होनी चाहिए? समान। तरंग दैर्घ्य समान होनी चाहिए। तरंग दैर्घ्य भी कैसी होनी चाहिए? आवर्ती समान, तरंग दैर्घ्य समान, आयाम लगभग समान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि तरंगे कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। देखो, अभी ये समझ में नहीं आया होगा। कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। इस कंडीशन को मैं इस यहां पर समझा देता हूं। कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। अब कला संबद्ध स्रोत कौन सा होता है? देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि जैसे हमारे पास में ये कोई तरंग है और तरंग का जो विस्थापन समीकरण होता है, तरंग का जो समीकरण है वो a sin ओमेगा t से पुट कर देते हैं। a sin ओमेगा t से हम पुट
कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई तरंग है, ये जैसे मैंने इस तरीके से हम एक तरंग को दिखाई है, तो यहां से आप देखेंगे कि किसी क्षण विशेष पर जो इसका विस्थापन है y और जो समय है t, इनके बीच में ग्राफ इस प्रकार का आता है। ये जो a है इसका आयाम होता है, मतलब इसका अधिकतम जो विस्थापन है वो यहाँ पर a है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है इसका आयाम। क्लियर? ये जो ओमेगा टी है इसे हम कहते हैं कला कोण। इसे क्या कहा जाता है? कला कोण कहा जाता है। क्लियर? अब जैसे अध्यारोपण की घटना या व्यतिकरण की जब घटना घटित होती है तो ऐसी ही कितनी तरंगे लेंगे हम? 2 ले सकते हैं, 2 से अधिक ले सकते हैं। तो उन तरंगों का जो कला कोण है वो जैसे एक तरंग का, तो जैसे हमारे पास में एक तरंग है, इसका कला कोण है हमारे पास में a sin ओमेगा टी। दूसरी तरंग है उसका कला कोण है जैसे a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो इनका इसका कला कोण ओमेगा टी है, इसका कला कोण है ओमेगा टी प्लस फाई। तो इनके कला कोणों का जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं कलांतर। कला कोणों का अंतर क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। तो इसका कला कोण ओमेगा टी, इसका कला कोण ओमेगा टी प्लस फाई, तो इन दोनों के कला कोणों का अंतर कितना हो जाएगा? फाई। इसके कला कोण में से इसका कला कोण घटा देंगे तो कलांतर आ जाएगा। कलांतर क्या होता है? कला कोणों का अंतर। और कला कोण क्या है? जो साइन के एंगल है, साइन का जो एंगल है वो है कला कोण, जो कि विस्थापन की स्थिति को बताएगा किसी क्षण विशेष पर। तो यहां पर कलांतर हमारे पास में इन दोनों के अकॉर्डिंग आ गया फाई। कितना आ गया? फाई आ गया। तो यदि कोई प्रकाश स्रोत है और वहां से जो तरंगे निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है, उनका कलांतर मतलब कला कोणों का अंतर समय के रेस्पेक्ट नियत रहता है, तो उस प्रकाश स्रोत को हम कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए। देखो, कला का मतलब होता है कि किसी जो तरंग है उसका किसी क्षण विशेष पर स्थिति क्या होती है उसको व्यक्त करने वाली जो राशि है वो होती है कला कोण, जो कि यहाँ पर ओमेगा टी है। इस तरंग के लिए ओमेगा टी प्लस फाई है। दोनों के कला कोणों का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं कलांतर। उसे क्या कहा जाता है? कलांतर। और कलांतर को हम फाई से प्रदर्शित करेंगे। कलांतर को किससे लिखा जाता है? फाई से लिखा जाता है। तो दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर कितना आ गया? फाई। और यदि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली तरंगों का कलांतर नियत रहता है, मतलब ये जो फाई है वो समय के रेस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, समय के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उस प्रकाश स्रोत को ही हम कला संबद्ध स्रोत कहेंगे। उस प्रकाश स्रोत को ही क्या कहा जाएगा? कला संबद्ध स्रोत कहा जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत है, उससे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगों के कला कोणों का अंतर अर्थात कलांतर यदि समय के रेस्पेक्ट नियत है, समय के सापेक्ष यदि परिवर्तित नहीं होता है, तो उस प्रकाश स्रोत को ही क्या कहा जाएगा? कला संबद्ध स्रोत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कला संबद्ध स्रोत। क्लियर? तो व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? जो प्रकाश तरंगे हैं वो कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। जो तरंगे हैं वो कौन से स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए? कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें प्रकाश तरंगों के मध्य जो कलांतर होता है वो कलांतर है वो नियत रहना चाहिए। कलांतर क्या रहना चाहिए? नियत, समय के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये व्यतिकरण की एक कंडीशन हो गई है। अब देखो, तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। इसके अलावा प्रकाश स्रोत पास पास में होने चाहिए। प्रकाश स्रोत, जैसे दो तरंगे ऐसे निकल रही है किसी प्रकाश मतलब स्रोतों से, तो दोनों प्रकाश स्रोत पास पास में होंगे तो ही तरंगे अध्यारोपित होगी। तो प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए। प्रकाश स्रोत पास पास होने चाहिए। तो ये हमारे पास में आ गई है कुछ कंडीशंस जो कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जरूरी है, आवश्यक है। क्लियर विद्यार्थियों? ये जो टॉपिक है इसमें थ्योरी भी है
और न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, डेरिवेशन भी है। तो यदि इस टॉपिक के आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हम आपको हमारे YouTube चैनल के व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आप इस टॉपिक के, इस चैप्टर के, फिजिक्स के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, हमने यहां पर बता दी है आपको व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। बताइए, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको यहां पर और समझाता हूं। आप लोगों को आयाम समझ में आ जाना चाहिए, आवर्ती समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो, जैसे ये हमारे पास में दो प्रकाश स्रोत है, यहां से कोई प्रकाश की तरंग निकल रही है, ठीक है, ऐसे निकल रही है, और एक दूसरी प्रकाश की तरंग इस तरीके से निकल रही है। ये दो तरंगें हैं, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में मिलती है, ये दोनों आपस में मिलती है तो ये एक तरंग बन गई, नई तरंग बन गई। तो इन दोनों की जो आवृत्ति है वो समान होनी चाहिए। आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान, आयाम लगभग समान, और एक ही दिशा में संचरित। ये भी इधर संचरित हो रही है तो ये भी इधर ही संचरित होनी चाहिए, दोनों एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। तब दोनों तरंगें आपस में मिलकर एक नई तरंग बनाएगी, और ये जो नई तरंग है इसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम होती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस, जैसे प्रकाश के जो विस्थापन है उसका समीकरण y बराबर a sin ओमेगा t से लिखा जाता है। y बराबर a sin ओमेगा t। इसमें ये जो a है इसे हम कहते हैं आयाम। इसको क्या कहा जाता है? आयाम। आयाम होता है माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम आयाम कहते हैं। ये जो ओमेगा है ये है इसकी कोणीय आवर्ती, ये इसकी क्या है? कोणीय आवर्ती। और ओमेगा टी कहलाता है इसका कला कोण। ये ओमेगा टी पूरा का पूरा क्या कहलाता है? इसका कला कोण कहलाता है। क्या कहलाएगा? कला कोण कहलाएगा। और ये जो y है यह है तात्क्षणिक विस्थापन। तात्क्षणिक विस्थापन, किसी क्षण विशेष पर विस्थापन को हम तात्क्षणिक विस्थापन कहते हैं। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, उसके लिए आवश्यक कंडीशंस कौन कौन सी है। अब देखो, हम आपको बताएं कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है वो कितनी प्रकार का होता है। विद्यार्थियों, जो प्रकाश का व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण दो प्रकार का होगा। तो देखिए, दोनों प्रकार क्या क्या होंगे वो यहां पर हम देख लेते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार। प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार। देखिए, प्रकाश का जो व्यतिकरण है वो दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण के प्रकार। प्रकाश का जो व्यतिकरण है वो कितनी प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। देखिए, कौन कौन से प्रकार हैं, दोनों ही प्रकार समझेंगे यहां पर। पहला जो प्रकार है वो है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, डेफिनेशन समझ लो कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें एक समान कला में अध्यारोपित होती है, अर्थात उनके मध्य का जो कलांतर है वो 0 हो या 2 पाई हो, 4 पाई हो, मतलब 2 पाई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो उस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण। तो यदि प्रकाश तरंगें एक समान कला में अध्यारोपित होती है, एक समान कला का मतलब है दोनों का मान एक साथ अधिकतम होना चाहिए, दोनों का मान एक साथ न्यूनतम होना चाहिए, एक साथ शून्य होना चाहिए, तब जो व्यतिकरण होता है उसको हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। तब जो व्यतिकरण होता है वो उसको हम क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। तो संपोषी व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या है कि जब तरंगें एक समान कला में अध्यारोपित होती है, एक समान कला में अध्यारोपण होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। क्लियर?
कि ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे एक समान कला में अध्यारोपित। देखो एक समान कला का मतलब मैं यहां पर समझा देता हूं। देखना कि ये हमारे पास में एक तरंग है, तो दूसरी तरंग इस तरीके से होनी चाहिए। दोनों का मान देखो, दो तरंगे दिख रही है आपको, दोनों का मान एक साथ अधिकतम, एक साथ शून्य, एक साथ न्यूनतम। तो ये जब दोनों तरंगे आपस में मिलेगी तो संपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सा व्यतिकरण होगा? संपोषी व्यतिकरण यहां पर होगा। क्लियर? संपोषी व्यतिकरण के अंदर दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है, कला कोणों का जो अंतर है, वो या तो शून्य होता है, या 2 पाई होता है, या 4 पाई होता है, या 6 पाई होता है। तो देखो हम कलांतर को किससे पुट कर देंगे? फाई से। संपोषी व्यतिकरण के अंदर तरंगों के मध्य का जो कलांतर है फाई है, वो होता है 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर देंगे 2n पाई, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकता है। क्लियर? व्यतिकरण का जो दूसरा प्रकार है वो हमारे पास में है विनाशी व्यतिकरण। कौन सा प्रकार है? विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण किसे कहेंगे? जब तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। जब तरंगे कौन सी कला में अध्यारोपित होनी चाहिए? विपरीत कला में। अब विपरीत कला का मतलब क्या है समझना, कि ये हमारे पास में एक तरंग है, ठीक है, ये एक तरंग है, दूसरी तरंग ऐसे होनी चाहिए, ऐसे। तो देखो एक दूसरे के विपरीत, एक अधिकतम तो दूसरी न्यूनतम, फिर दूसरी न्यूनतम मतलब पहली न्यूनतम तो दूसरी अधिकतम, अपोजिट चलनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं विपरीत कला में। तो यदि विपरीत कला में यदि ये तरंगें ऐसे आपस में मिलती है तो उस व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो कलांतर होता है, कला कोणों का जो अंतर होता है, वो पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरीके से होगा। उसे हम 2n + 1 पाई भी कह देंगे, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होगा। जब 0 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 पाई, 2 पुट करेंगे तो 5 पाई। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के अंदर कलांतर हमने आप लोगों को यहां पर बता दिए। संपोषी व्यतिकरण के अंदर तो कलांतर होता है 2n पाई, विनाशी व्यतिकरण के अंदर होता है 2n + 1 पाई। क्लियर? देखो बार बार हम एक वर्ड बोल रहे हैं, अध्यारोपण होना, अध्यारोपित होना। अध्यारोपण का मतलब है आपस में मिलना। तो जब ये दो तरंगे हैं आपस में मिलती है, उसे ही हम कहते हैं अध्यारोपित होना। सुपरपोजिशन इसको कहा जाता है। अब देखिए कि जब दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो नई तरंग का निर्माण होगा। उस नई तरंग का जो विस्थापन है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। देखिए समझना, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत पहले एक बार सुन लीजिए। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है तो नई तरंग का निर्माण होता है। उस नई तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। कि जैसे हमारे पास में एक तरंग है, उसका विस्थापन समीकरण है y1, दूसरी का y2, तीसरी का y3। तो इस प्रकार से जो परिणामी तरंग है उसका विस्थापन समीकरण होगा अलग अलग तरंगों के विस्थापन समीकरणों के योग के बराबर, उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होगा। उस नई तरंग का विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यह था अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने अभी तक बात कर ली है प्रकाश के व्यतिकरण की डेफिनेशन, प्रकार, उनकी आवश्यक शर्तें, बेसिक बातों की बात कर ली। अब हम बात यहां पर करेंगे कि जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है
उसका हम गणितीय विश्लेषण करेंगे कि कैसे तरंगें आपस में मिलती है। तो जब नई तरंग का निर्माण होता है तो उस नई तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होगा, उसका आयाम क्या होगा, उसका कला कोण क्या होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, इन सब के बारे में अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अब मैं एक बार इनको सबको हटा देता हूँ यहाँ से, फिर हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण की। हम दो तरंगें लेंगे और दोनों तरंगों को अध्यारोपित करके एक नई तरंग प्राप्त करेंगे। उस नई तरंग का आयाम क्या होगा, विस्थापन समीकरण क्या होगा, प्रारंभिक कला कोण क्या होगा, तीव्रता क्या होगी, इसको हम गणितीय विश्लेषण से प्राप्त करेंगे। तो देखिए प्रकाश का व्यतिकरण, और अब हम देख रहे हैं उसका गणितीय विश्लेषण। हम यहां पर दो तरंगें लेकर चलेंगे। हम कितनी तरंगें लेकर चलने वाले हैं? दो तरंगें। माना दो प्रकाश तरंगें हैं। कितनी प्रकाश तरंगें हैं? दो प्रकाश तरंगें हैं। ये दो प्रकाश तरंगें हैं जिनके विस्थापन समीकरण हम यहां पर पुट करेंगे। विस्थापन समीकरण आप लोग देखिए, यहां पर ध्यान देंगे। पहली तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y1 से लिख रहे हैं। y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी, ये पहली तरंग का विस्थापन समीकरण है। ये जो a1 है वो पहली तरंग का आयाम, ओमेगा उसकी कोणीय आवर्ती, ओमेगा टी उसका कला कोण। देखिए दूसरी तरंग के लिए, दूसरी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई होता है। ओमेगा टी प्लस फाई, ये दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण है। y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई दोनों तरंगों के मध्य का कलांतर है। अभी देख लेंगे हम कलांतर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में दो तरंगें हैं। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग, जब ये दोनों तरंगें आपस में मिलती है तो एक नई तरंग बनेगी, और उस नई तरंग का जो विस्थापन समीकरण है वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत हमें क्या कहता है? अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या पुट कर सकते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या पुट कर देंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। और प्रकाश के व्यतिकरण के अंदर हम ये जानते हैं कि दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही है, तो उनका आप सीधा योग कर दीजिए। यहां पर भी एरो का निशान आएगा, यहां पर भी एरो का निशान, यहां पर भी एरो का निशान, बट इस सबकी दिशा सेम ही होगी। तत्पश्चात एरो का निशान लगाओ न लगाओ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। y1 y2 की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से मैं यहां पर पुट कर देता हूं। तो y1 की वैल्यू तो कितनी है? a1 sin ओमेगा टी, फिर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है? a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए y बराबर a1 sin ओमेगा टी एज इट इज, फिर प्लस में a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। इसको हम sin a प्लस बी के फॉर्मूले से यहां पर इसका विस्तार कर देंगे। चलिए मैं फॉर्मूला आप लोगों के सामने रख देता हूं। sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b प्लस में sin b cos a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर a की जगह है ओमेगा टी, b की जगह है फाई। देन यहां पर हमें क्या मिलेगा? a2 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी cos फाई, फिर प्लस में ये a2 पढ़ाइए, a2 तो दोनों से गुणा होगा, a2 sin फाई
कोस ओमेगा टी। ये हमने इस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसका विस्तार कर दिया है। अब देखो तो आप इन दोनों पदों में से, इस पद में से भी और इस पद में से भी साइन ओमेगा टी हमारे पास में कॉमन आ जाएगा। तो इसे हम क्या पुट कर सकते हैं, y बराबर साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया हमारे पास में a1, साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बच गया a2 कोस फाई, क्या बच गया a2 कोस फाई बच गया। यहां से ये देखिए हमें इसको ऐसे लिख देते हैं कोस ओमेगा टी, गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बराबर होते हैं। ये वाला जो ब्रैकेट है इसको हम मान लेते हैं कि माना हमने a1 प्लस a2 कोस फाई इसको r कोस थीटा के इक्वल मान लिया। हमने किसके इक्वल मान लिया, r कोस थीटा के इक्वल माना है हमने। हमें न तो r का पता है न ही थीटा का पता है, ये हमने मान लिया। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से a2 साइन फाई है, a2 साइन फाई, इसको हम r साइन थीटा के इक्वल मान लेते हैं। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। जब समीकरण 3 और 4 को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू में a1 प्लस a2 कोस फाई, ये हो गया r कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और a2 साइन फाई किसकी जगह, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे r साइन थीटा। क्लियर, दोनों में से हमारे पास में r कॉमन आ जाएगा। दोनों में से हमारे पास में क्या कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया। तो यहां से क्या रह गया, साइन ओमेगा टी कोस थीटा, फिर प्लस में r यहां से कॉमन आ गया, यहां पर हमारे पास में रह गया है साइन थीटा कोस ओमेगा टी। इतना आ गया हमारे पास में जब हमने क्या किया है, यहां से कैपिटल R को कॉमन लिया है तो। क्लियर, अब देखिए ये हो गया हमारे पास में साइन A प्लस बी का फॉर्मूला। फिर से A ये हो गया है, B ये हो गया है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, देखिए y बराबर कैपिटल R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसे हम ऐसे पुट कर सकते हैं, देखना समझना इसको, क्योंकि यहां पर एक की जगह है ओमेगा टी, बी की जगह है थीटा, तो साइन ए कोस बी साइन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो एक की जगह ओमेगा टी, बी की जगह थीटा, आर यहां पर बाहर पढ़ाई है। तो ये हमारे पास में आ गया है परिणामी तरंग। जब दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित हो रही है, जिनका जो विस्थापन समीकरण है y1 y2 है, जब दोनों आपस में मिली, अध्यारोपित हुई, व्यतिकरण की घटना घटित हुई, तो नई तरंग बनी। उस नई तरंग का जो विस्थापन है ना, वो है y, जो कि किसके बराबर है, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के इक्वल है। r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के तुल्य है, इक्वल है। इतना समझ में आ गया। जो नई तरंग बनी उसका आयाम है कैपिटल R, और उसका यह है प्रारंभिक कलाकोण थीटा, क्योंकि जब समय 0 होता है तब ये जो कलाकोण है वो थीटा ही बचता है। इसको हम प्रारंभिक कलाकोण कहते हैं, जो कि अज्ञात राशि है जिसे हमें ज्ञात करना है, अभी ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या है, ये जो इक्वेशन है यह है परिणामी तरंग का विस्थापन। ये क्या है, परिणामी तरंग का विस्थापन है, ये विस्थापन समीकरण। तो परिणामी तरंग, जब दोनों तरंगें आपस में मिलती है तो परिणामी तरंग बनती है। तो उस परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहां जो r है वो है उसका आयाम, जहां r क्या है, जहां r परिणामी तरंग का आयाम है। ये परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग क्या है, दोनों तरंग आपस में जब मिलती है तो जो नई तरंग बनी ना, उसे ही हम कह रहे हैं परिणामी तरंग। उसका आयाम कितना है, r। क्लियर। और जो थीटा है वो है प्रारंभिक कला कोण। जब समय 0 होता है
तब जो कला कोण होता है उसको हम कहते हैं प्रारंभिक कला कोण। क्लियर? हमें इस r का मान भी ज्ञात करना है, इस थीटा का मान भी ज्ञात करना है। r और थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 3 और 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा r का मान। हमें क्या मिल जाएगा? r का मान। तो देखिए मैं यहां पर पुट करने वाला हूं समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 प्लस 4 इनका वर्ग करके यदि हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए यहां से इसका वर्ग करेंगे, इधर से इसका वर्ग करेंगे और इधर से भी वर्ग करके जोड़ देंगे। तो इधर इसका वर्ग कीजिए तो r cos थीटा का वर्ग प्लस r sin थीटा का वर्ग, r sin थीटा का वर्ग बराबर a1 प्लस a2 cos फाई का वर्ग, a1 प्लस a2 cos फाई का वर्ग, फिर प्लस में a2 sin फाई का भी वर्ग, a2 sin फाई का भी वर्ग है। यह समझ में आ जाना चाहिए, इतना समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? यहां से इसे हम क्या लिख सकते हैं? r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हम इसे पुट कर देंगे। r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बराबर, अब देखो यह है दो राशियों का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर प्लस ये तो a स्क्वायर हो गया, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस में 2ab, तो 2a1 a2 cos फाई, फिर प्लस में ये तो इसका होल स्क्वायर खोला तब आया, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो इसमें बीच में कोई प्लस का निशान नहीं है, प्लस का निशान होता तो इसी तरीके से खोल देते, बट ये तो a2 साइन फाई का स्क्वायर है, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास में? a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? देखो एक एक यदि पद पर आपका यदि पूरा फोकस है तो आराम से ये समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। इन दोनों पदों में से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा बच गया, यहां से क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा बच गया। क्लियर? अब देखिए a1 स्क्वायर, ये तो मैंने एजेडी रखा है, अब a2 स्क्वायर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पर तो क्या बच गया? कोस स्क्वायर फाई, यहां पर क्या बच गया? साइन प्लस में साइन स्क्वायर फाई बच गया। क्लियर? देखो मैंने इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर तो कोस स्क्वायर फाई, इधर से क्या बच गया? साइन स्क्वायर फाई। a1 स्क्वायर एचडी लिखा, ये पड़ा है अभी भी, प्लस में 2a1 a2 cos फाई। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। इस ब्रैकेट को देखिए आप गौर करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पर हम 1 पुट कर देंगे। यह आ गया हमारे पास में r स्क्वायर, इधर क्या पड़ा है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट है वो भी क्या है? साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, ये भी कितना होता है? 1। ये भी क्या है? वही है, सेम ही है, सर्वसमीका अप्लाई कर देंगे। तो प्लस में आ गया हमारे पास में 2a1 a2 cos फाई। क्लियर? हमें r का मान चाहिए, तो r बराबर हमारे पास में क्या आ गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट आ गया। ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5, और यह है परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम जो कि कैपिटल R बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट होता है। देखो इसको समझो आप, पहली तरंग का आयाम तो है r1, दूसरी तरंग का आयाम है, पहली तरंग का आयाम है a1, दूसरी तरंग का आयाम है a2, और दोनों तरंगों के मध्य का जो कलांतर है वो है फाई।
देन परिणामी तरंग जो दोनों तरंगों के अध्यारोपण से जो तरंग बनी उसका जो आयाम है वो इसके बराबर होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट। समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो परिणामी तरंग यहां पर बनती है उसका विस्थापन समीकरण हमें प्राप्त होता है, उसमें एक थीटा भी प्राप्त होता है जिसे हम कह रहे हैं प्रारंभिक कला कोण। और प्रारंभिक कला कोण कितना होगा, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए। प्रारंभिक कला कोण ज्ञात करने के लिए भी हम समीकरण 3 और 4 का ही प्रयोग करेंगे। हम यहां से समीकरण 4 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 4 को किससे डिवाइड करना है, 3 को। ये रिजल्ट आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है, ये रिजल्ट आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है। समीकरण 5 आपको अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लीजिए, याद होनी चाहिए। क्लियर। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। देखिए समीकरण 4 के अंदर हम किसका भाग लगा दें, 3 का भाग लगा दें तो हमें मिल जाएगा थीटा। समीकरण 4 भाग 3 से 4 के अंदर किसका भाग लगा दीजिए, 3 का भाग लगा दीजिए। तो 4 तो क्या है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। 3 क्या है, आर कोस थीटा। तो आर साइन थीटा बट्टे में आर कोस थीटा बराबर में क्या आएगा, a2 साइन फाई, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, a1 प्लस a2 कोस फाई आएगा। क्लियर। इतना आ गया। r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, जिसे हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा पुट कर देंगे। बराबर में क्या है, a2 साइन फाई प्लस अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ये आ गया हमारे पास में। थीटा बराबर हमें चाहिए, तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर मिल जाएगा टेन इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। ये हमें प्राप्त हो चुका है प्रारंभिक कला कोण थीटा। क्या मिल चुका है, प्रारंभिक कला कोण थीटा की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। अब यहां पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि परिणामी तरंग की तीव्रता किसके इक्वल होगी। परिणामी तरंग की तीव्रता, कला कोण निकाल लिया, आयाम हमने निकाल लिया। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता किसके इक्वल होगी। उसके लिए देखिए कि जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं पर डिपेंड करेगी। कैसे, यहां पर ध्यान देंगे कि जो तीव्रता होती है किसी भी तरंग की वो उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी भी तरंग की जो तीव्रता है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो प्रकाश तरंग की तीव्रता हम यहां पर देख रहे हैं, प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी, प्रकाश तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, प्रकाश तरंग की जो तीव्रता है वो किसके समानुपाती होगी, आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। परिणामी तरंग के लिए क्या हो जाएगा, परिणामी तरंग के लिए, तो परिणामी तरंग के लिए क्या हो जाएगी, परिणामी तरंग की जो तीव्रता है आई है वो समानुपाती हो जाएगी, आयाम कितना है r, तो r के वर्ग के। परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है y बराबर r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ये जो r है उसका आयाम होता है। तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है i बराबर यहां से क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हम यहां से हटा देंगे और एक कांस्टेंट में यहां पर पुट कर रहा हूं k। कांस्टेंट क्या पुट कर दिया, k। ये जो k है वो समानुपाती स्थिरांक है। क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। क्लियर।
यहां पर r का मान पुट कर दीजिए, तो k r का मान देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया, तब मैंने आप लोगों को बताया कि उसे याद भी रखना है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट। तो r का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, देन हमें क्या मिल जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इस k को अंदर गुणा कर दीजिए, तो k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई हमें मिल चुका है। क्लियर? देखो यहां तक हम समझ चुके हैं। अब पहली जो तरंग है उसका आयाम क्या होगा, पहली तरंग का आयाम a1, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, I1 से हम पुट करेंगे और वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। तो पहली तरंग की तीव्रता क्या होगी, देखिए पहली तरंग की तीव्रता, पहली तरंग की तीव्रता को हम I1 से पुट कर दें जो कि उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, I1 बराबर k a1 स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें दूसरी तरंग के लिए, उसकी तीव्रता को हम I2 से लिखें तो वो होगी a2 के वर्ग के समानुपाती, क्योंकि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो पहली तरंग की तीव्रता I1 बराबर आ गया k a1 स्क्वायर, दूसरी तरंग की तीव्रता I2 बराबर आ गया k a2 स्क्वायर। क्लियर? यहां पर देखिए ये हो गया है I1, यहां से मैं अब पुट कर रहा हूं, I बराबर क्या आएगा, k a1 स्क्वायर क्या है, k a1 स्क्वायर है I1, तो I1 आ गया, k a2 स्क्वायर क्या है, I2, दूसरी तरंग की तीव्रता आ गई है, I2 आ गई है, फिर प्लस में देखो k a1 a2 cos फाई, k a1 a2 cos फाई। इसे मैं क्या लिख दूं, इसको आप लोग समझेंगे कि इस k को मैं अंडरूड k, देखो ऐसे पुट कर रहा हूं, अंडरूड k इंटू में अंडरूड k लिख देता हूं, अंडरूड k इंटू में अंडरूड k, तो ये k ही हो गया। तो अंडरूड k इंटू a1, तो इसका यदि मैं रूट करूं तो अंडरूड k आ गया, ये इसका क्या हो जाएगा, अंडरूड में इसका हो जाएगा k अंडरूड k a1, इसका मैं रूट करूं तो देखो क्या आएगा, अंडरूड में I1 बराबर अंडरूड में k a1 आ जाएगा। तो इस अंडरूड k इंटू a1 की जगह तो हम लिख देंगे रूट I1, तो दो तो पढ़ा ही है, रूट I1 आ गया, ये आ गया रूट I2 आ गया, cos फाई आ गया। ये हमें प्राप्त हो चुकी है परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र, फॉर्मूला, इक्वेशन। अब देखो ये क्या प्राप्त हुई है कि जब दो तरंगें अध्यारोपित होती है, आपस में मिलती है तो नई तरंग बनती है, और उस नई तरंग की जो तीव्रता है कैपिटल I, वो पहली तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग की तीव्रता, इन दोनों के पदों में मिलेगी। तो I1 है पहली तरंग की तीव्रता प्लस I2 दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2 रूट I1 I2, ये दोनों रूट में है cos फाई, जहां फाई पहली और दूसरी तरंग के मध्य का कलांतर है, दोनों के कला कोणों का अंतर है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रकाश का व्यतिकरण। ये क्या था, प्रकाश का व्यतिकरण। अब में हम आपको अपने YouTube चैनल के WhatsApp नंबर दे देते हैं, फिर उसके बाद में हम इसमें कुछ कंडीशंस भी पुट करके आपको बताएंगे। WhatsApp नंबर जिससे आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, केवल WhatsApp करना है, ये हमारे है WhatsApp नंबर। तो इससे आप इस चैप्टर के, इस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। केवल WhatsApp करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। विद्यार्थियों अब हम यहां पर देखेंगे कुछ कंडीशंस। सबसे पहली कंडीशन हम देख लेते हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए। इस समपोषी व्यतिकरण के अंदर क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, उसका जो प्रारंभिक कला कोण है वो क्या होगा, आयाम उसका क्या होगा, सब कुछ देख लेते हैं। समपोषी व्यतिकरण की बात करते हैं तो देखिए हमने जो फॉर्मूले निकाले हैं
पहले वो फॉर्मूले मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। फॉर्मूले हमने क्या निकाले हैं? परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का जो आयाम है वो हमने क्या निकाला? कैपिटल R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ये निकाला हमने परिणामी तरंग का आयाम का फॉर्मूला। क्लियर? इसके बाद में देखो जो परिणामी तरंग है उसका प्रारंभिक कला कोण, प्रारंभिक कला कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसके बराबर था? tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई के बराबर था। क्लियर? दो फॉर्मूले निकाले। तीसरा हमने ये देखा परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता। तो जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता थी हमारे पास में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये हमारे पास में परिणामी तरंग की तीव्रता थी। क्लियर? अब हम कंडीशंस यहां पर अप्लाई करते हैं। पहली जो कंडीशन है वह है संपोषी व्यतिकरण के लिए। स्थिति फर्स्ट, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण के लिए देखो, संपोषी व्यतिकरण के लिए हम क्या जानते हैं कि जो फाई है वो होता है 2n पाई, 2n पाई, मतलब जो तरंगें हैं उनके मध्य का जो कलांतर है वो 0 होगा या 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, इसी फॉर्म में ही होगा। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तब फाई बराबर होता है 2n पाई, और जब 2n पाई ऐसा होता है तो साइन फाई की वैल्यू तो कितनी होगी? जब हम फाई का मान 2n पाई रखें तो साइन फाई का मान सदैव 0 आएगा। साइन फाई का मान सदैव कितना आएगा? 0, और कोस फाई का मान सदैव 1 आएगा। कोस फाई का मान सदैव कितना आएगा? 1। देन हमें क्या मिलेगा? देखो परिणामी तरंग का आयाम तो क्या मिल जाएगा? जब ये वाली कंडीशन हम पुट कर दे, संपोषी व्यतिकरण की जब घटना घटित होती है तो क्या होता है देख लीजिए। यहां से परिणामी तरंग का आयाम तो क्या मिलेगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई का मान क्या होगा संपोषी व्यतिकरण में? 1। क्यों? क्योंकि फाई का मान होता है 2n पाई, और 2n पाई जब यहां पर पुट करते जाओगे ना आप, मतलब जब 0 पुट करेंगे तो भी 1, 2 पाई पुट करेंगे तो भी 1, 4 पाई पुट करेंगे तो भी cos फाई का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारे पास में R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का रूट आ जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, इसे हम पुट कर सकते हैं। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो परिणामी तरंग का जो आयाम है वो A1 प्लस A2 के स्क्वायर के रूट, और A1 प्लस A2 का जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में R का मान आ गया A1 प्लस A2 आ गया, ये आ गया। और ये जो मान आता है वो मैक्सिमम होता है। क्या होगा? मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। क्लियर? दूसरी कंडीशन से पहले हम इसका प्रारंभिक कला कोण भी यहां पर देख लेते हैं। तो प्रारंभिक कला कोण देखो, यहां पर इस व्यतिकरण की घटना में क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स, देखिए साइन फाई का मान कितना होगा? 0। साइन फाई का मान कितना होगा? 0। तो ये पूरी की पूरी जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। और tan इनवर्स 0 या tan थीटा बराबर हमारे पास में 0, इसका मतलब है थीटा बराबर 0। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो प्रारंभिक कला कोण कितना होगा? 0 होगा। प्रारंभिक कला कोण कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? अब देखिए इसी स्थिति के अंदर हम देखेंगे, बात करेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता की। तो I बराबर I1 प्लस में I2 प्लस में रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2 हमारे पास में आ जाएगा। तो ये आ गई है हमारे पास में परिणामी तरंग की
तीव्रता, इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। वैसे इसको अन्य फॉर्मूलों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, बट आप लोग यहां तक इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के अंदर जो ग्राफ है वो किस प्रकार का प्राप्त होता है। देखिए ये पहली तरंग के लिए है, पहली तरंग, दूसरी तरंग भी इसी प्रकार से ही होगी, ये दूसरी तरंग है, और इन दोनों के आपस में मिलने से जो तरंग बनती है नई तरंग, वो भी इसी प्रकार से ही होगी। इसका आयाम है हमारे पास में a1, दूसरी वाली जो तरंग है उसका आयाम है a2, और इन दोनों के अध्यारोपण से जो तरंग बनती है उसका आयाम है r। ये हमने एक तरफ y ले लिया, एक तरफ हमने ले लिया t। क्लियर। तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ये वाली जो तरंग है वो ये वाली जो तरंग है वो y2 के लिए है, ये y1 के लिए है, और ये है y के लिए। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब हम स्थिति लेते हैं दूसरी स्थिति में हम बात करेंगे यहां पर विनाशी व्यतिकरण की। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया तो इसको मैं मिटा देता हूं, और दूसरी स्थिति में यहां पर लेता हूं विनाशी व्यतिकरण। दूसरी जो स्थिति है उसमें हम देखेंगे विनाशी व्यतिकरण, और यही तीनों ही हम बातें यहां पर देखने वाले हैं कि विनाशी व्यतिकरण के अंदर भी क्या क्या होगा। चलिए, तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर फाई का मान तो कितना होता है, हमने इस वीडियो में शुरू में ही देख लिया था। विनाशी जब व्यतिकरण होता है तो फाई बराबर हमारे पास में होता है 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई होता है। चलिए अब इस कंडीशन पर फोकस करेंगे हम। सेकंड जो कंडीशन है वो है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण के अंदर दोनों तरंगें एक दूसरे की विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, और फाई का मान 2n + 1 पाई होता है, 2n + 1 पाई। देखो तो फाई बराबर होता है 2n + 1 पाई, मतलब इसका मान हो सकता है फाई का पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, इस तरीके से इसकी वैल्यू होगी। क्लियर। देखो तो जब इस तरीके के मान होंगे तो साइन फाई तो कितना होगा, सदैव 0 होगा। साइन फाई की वैल्यू सदैव कितनी होगी, 0। कोस फाई का मान सदैव कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, -1। आप यहां पर 0 मतलब पाई पुट करेंगे तो भी 0, 3 पाई पुट करेंगे तो भी 0, 5 पाई पुट करेंगे तो भी 0, बट यहां पर जब आप पाई पुट करेंगे तो -1, 3 पाई पुट करेंगे तो भी -1, 5 पाई पुट करेंगे तो भी -1। तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर फाई का मान 2n + 1 पाई के पदों में, और उस स्थिति में साइन फाई 0, कोस फाई -1 होगा। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, r का मान बोलिए, r बराबर √ में, वहां पर कोस फाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे a1² + a2² + 2a1 a2, कोस फाई का मान कितना है, -1। तो इसे हम क्या लिख देंगे, a1² + a2² - 2a1 a2 का रूट, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, r बराबर a1 - a2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और a1 - a2 का होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। r बराबर हमें मिल जाएगा a1 - a2, और ये जो मान होगा वो मिनिमम होगा, कम से कम मान होगा, क्योंकि कोस फाई का कम से कम जो मान होता है -1 होता है। तो यहां पर जो -1 मान यदि पुट कर देंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसमें से घट जाएगी, इसका मान कम से कम प्राप्त होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे इस स्थिति में विनाशी व्यतिकरण में जो प्रारंभिक कला कोण है वो कितना होता, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से देखिए थीटा बराबर है tan इनवर्स। अब देखिए साइन फाई इस कंडीशन में भी कितना है, 0। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 कितना हो गया, 0। tan इनवर्स 0 कितना हो गया, 0। तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर भी प्रारंभिक कला कोण कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0। अब इस कंडीशन के अंदर हम परिणामी तरंग की तीव्रता भी देख लेते हैं।
तो यहां से देखिए, यहीं से पुट कर रहा हूं मैं सीधा ही, देखो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई की वैल्यू -1। देन हमें I बराबर क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 प्राप्त हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र। और जब विनाशी व्यतिकरण होता है, कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण, तब हम यहां पर ग्राफ कैसा प्राप्त करेंगे वो भी देख लीजिए। ये हमारे पास में है एक तरंग, दूसरी जो तरंग है वो इसकी विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। विनाशी व्यतिकरण भी यही कहता है। ये हमारे पास में पहली तरंग है y1, ये हमारे पास में है दूसरी तरंग y2, और जब ये दोनों विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, आपस में मिलती है, तो ये एक नई तरंग बनेगी ऐसे। ऐसे देखो, इस तरंग का जो आयाम है वो है a1, इस तरंग का जो आयाम है वो है a2, और इस तरंग का जो आयाम है वो है a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। ये पढ़ा, देखो परिणामी तरंग है ये वाली कौन सी तरंग है, परिणामी तरंग है, जिसका विस्थापन y से लिखा जा रहा है। क्लियर। तो ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए जो परिणामी तरंग है उसका ग्राफ ये निरूपण। यहां पर हम एक कंडीशन और देख लेते हैं, अंतिम कंडीशन यहां पर हम देख लेते हैं कि जब दोनों ही तरंगों के आयाम समान हो, मतलब पहली और दूसरी तरंग के आयाम समान हो, a1 और a2 यदि बराबर हो, तो क्या होगा, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण क्या होगा। ये तीनों बातें हम यहां पर देख लेते हैं। चलिए पहले इनको एक बार हटा देते हैं, फिर हम तीसरी और अंतिम कंडीशन, इस वीडियो के हम अंतिम दौर में हैं, अंतिम कंडीशन अब हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। देखिए इसको यहां से एक बार हम साफ कर देते हैं अच्छे से। चलिए अंतिम कंडीशन क्या है, अंतिम जो कंडीशन है कि जब a1 और a2 बराबर है, मतलब दोनों जो तरंगे हमने ली है उनके जो आयाम है वो बराबर है, और वो हमने एक के इक्वल मान लिया। किसके बराबर मान लिया है, एक के बराबर। हमने दो तरंगे ली, पहली तरंग का विस्थापन समीकरण y1 बराबर a1 sin ओमेगा t, दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो ये जो a1 a2 हैं इनके आयाम है, यदि इनको ही हम बराबर ले लें, इनको हम क्या कर दें, बराबर ले लें, तो परिणामी तरंग के लिए क्या क्या कंडीशंस आएगी वो यहां पर हम देख लेते हैं। दोनों का आयाम हमने बराबर ले लिया और वो किसके इक्वल ले लिया, एक के इक्वल ले लिया, तो परिणामी तरंग का आयाम तो क्या आएगा, r बराबर अंडर में a स्क्वायर। देखो a1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, a2 की जगह भी क्या पुट कर दिया, a, तो 2a इंटू a कोस फाई। ये हमें क्या देगा, देखो क्या मिल रहा है यहां से, अंडर में a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर 2a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां से a इंटू a क्या हो गया 2a स्क्वायर कोस फाई। अब देखो तो आप लोग गौर करके देखेंगे, इनमें से भी हम 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंडर में क्या आ गया 2a स्क्वायर और 1 प्लस कोस फाई आ गया, 1 प्लस कोस फाई। क्लियर। अब देखो तो ये जो 1 प्लस कोस फाई होता है, इसको हम एक त्रिकोणमितीय फॉर्मूले के रूप में इसको हम पुट करेंगे कोस टू थीटा का। एक देखो मैं कोस 2a का फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखना आप लोग, हमें वैल्यू चाहिए इस कोस 2a की वैल्यू किसके इक्वल होगी,
देखो इस 1 को भी हम इधर ले आते हैं, 1 प्लस कोस 2a बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर a। तो यहां पर 2a के स्थान पर है फाई, तो यहां पर 2a के स्थान पर फाई है, तो a के स्थान पर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2। क्लियर। तो देखो r बराबर हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट में हमारे पास में है 2a स्क्वायर और a1 1 प्लस कोस फाई, 1 प्लस कोस फाई क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। अब देखो तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, a 2 और 2 का अंडर रूट क्या आ गया, देखो 2 और 2 का स्क्वायर 2 हो गया, मतलब 4 का अंडर रूट हो गया 2, a स्क्वायर का अंडर रूट हो गया a, कोस स्क्वायर 5/2 का हो गया कोस 5/2। ये आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गया है, परिणामी तरंग का आयाम आ चुका है, जब दोनों तरंगों का ही पहली और दूसरी तरंगों का आयाम एक के बराबर होता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं यहां पर थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स, यहां पर इसकी जगह हम a पुट कर देंगे तो a साइन फाई, फिर अपॉन a प्लस a कोस फाई, ये आ गया हमें। अब देखो तो फाई बराबर tan इनवर्स, ये जो a ऊपर से कॉमन लेंगे a नीचे से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, साइन फाई अपॉन 1 प्लस कोस फाई रह जाएगा, साइन फाई अपॉन 1 प्लस कोस फाई हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर हमें दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स साइन 2a, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a साइन b, 2 साइन a cos b, तो 2 साइन 5/2 cos 5/2, ये आ गया ऊपर वाले में फॉर्मूला अप्लाई किया तो 1 प्लस कोस फाई की जगह हमें अभी हमने लिखा था 1 प्लस कोस फाई, उसकी जगह तो 2 कोस स्क्वायर 5/2, 2 कोस स्क्वायर 5/2। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, साइन 5/2 बट्टे में कोस 5/2 बच गया, जिसे हम tan 5/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan 5/2, तो फाई इक्वल टू आ गया tan इनवर्स tan 5/2, ये आ गया। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, tan इनवर्स से tan क्या हो गया, कैंसिल। ये थीटा के बराबर चल रहा है, ये क्या है, थीटा के बराबर है। प्रारंभिक कला कोण को हम किससे लिख रहे हैं, थीटा से लिख रहे हैं, तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5/2 के इक्वल आ जाएगा। प्रारंभिक कला कोण किसके इक्वल आ जाएगा, 5/2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से हम देखिए, अब हम यहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता भी ज्ञात कर लेते हैं। जब दोनों तरंगों का आयाम समान होता है तब जो तीव्रताएं हैं वो भी समान होगी, I1 और I2 दोनों बराबर होगी, और उसको मैं I0 के इक्वल कंसीडर कर लेता हूं, I0 के इक्वल मान लिया। तो देखो क्या मिलेगा हमें, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या मिल जाएगी, I बराबर I1 की वैल्यू है I0, I2 की वैल्यू है I0 प्लस 2 रूट में I0 इंटू I0 cos फाई, ये आ गया। I बराबर I0 प्लस I0 क्या हो गया, 2I0, यहां से 2I0 इंटू I0 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहां पर भी I0 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों में से हम 2I0 कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कोस फाई बच गया, 1 प्लस कोस फाई बच गया। अब देखो 1 प्लस जो कोस फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर 5/2 के इक्वल होता है। 1 प्लस कोस फाई किसके तुल्य होता है, 2 कोस स्क्वायर 5/2 के इक्वल होता है। तो I बराबर क्या आ गया, 2 I0 हम कॉमन ले लेंगे, और ये आ गया हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर 5/2 के इक्वल। तो देखो परिणामी जो तरंग है उसकी तीव्रता आ गई है 4I0 कोस स्क्वायर 5/2 के इक्वल, ये हमें प्राप्त हो चुका है। I बराबर 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। क्लियर। यदि हम ऊर्जा वितरण वक्र या तीव्रता वितरण वक्र
है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए खींचें तो हमें इस तरीके का वितरण वक्र प्राप्त होगा। देखो फाई का मान जब 0 पुट करेंगे, फाई का मान जब कितना पुट करते हैं 0, तो हमें क्या मिलेगा, इसका मान तो 1 प्राप्त हो जाएगा, 4I0 तीव्रता मिलेगी। कितनी तीव्रता मिलेगी, 4I0 तीव्रता मिलती है। ऐसा वक्र प्राप्त होता है, इस तरीके का वक्र प्राप्त होगा। देखो अभी इस वक्र को भी मैं समझा देता हूं। ये हमारे पास में है कोण का मान फाई, इस तरफ हम क्या ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं, इस तरफ हम ले रहे हैं तीव्रता। ये जो तीव्रता है वो है 4I0 के इक्वल। किसके इक्वल है, 4I0 के बराबर है, इक्वल है, तुल्य है। ठीक है, यहां पर तीव्रता है इस रेखा के ऊपर है 0। अब हम यदि फाई का मान प्लस में भी पुट कर सकते हैं, माइनस में भी पुट कर सकते हैं, बट जो मान आएगा वो क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस में ही आना है। इस तीव्रता का मान है वो कभी नेगेटिव में नहीं आएगा। क्लियर। अब जब आप फाई का मान कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो cos फाई का मान 0 पर 0, 4I0 इसका मान आ जाएगा। फिर आप जब पाई पुट करेंगे, देखो 0 पाई, फिर पाई पर इसका मान आएगा, देखो हम यहां पर इस फाई का मान पुट करते जाएंगे। तो जब आप फाई का मान 0 पुट करेंगे तो 0 हो रही है, पाई पुट करेंगे तो π/2 हो जाएगा, π/2। और π/2 का मान कितना हो जाता है 0, cos π/2 का मान कितना हो जाएगा 0, तो तीव्रता 0 हो गई। तो यहां पर पाई, फिर यहां पर ये 2π के अंदर जब हम भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos π का मान होता है -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, 4π0। तो ये इस तरीके से मान प्राप्त होते हैं। ऐसे इनके ऊपर ये -π, -2π इस सिद्ध में, और -3π, ऐसे -4π, इस तरीके से हमें ऊर्जा वितरण वक्र प्राप्त होता है। तो इसका मैक्सिमम जो मान है वो 4I0 के बराबर, न्यूनतम जो मान है वो 0 के बराबर होता है। औसत जो मान है, इसका जो औसत यदि आप निकालें, इसका औसत लेंगे तो इसका औसत मान हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2I0 प्राप्त होगा। औसत मान कितना प्राप्त होगा, 2I0 के इक्वल प्राप्त होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो विद्यार्थियों ये थी हमारी तीसरी कंडीशन, और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने प्रकाश के व्यतिकरण को अच्छे से समझने का प्रयास किया, अच्छे से उसको समझा। अब हम व्यतिकरण पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसे हम यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं, और वो हम आगे की वीडियो में, कल की वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।